पढ़ते हैं अपने 4 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें क्या बताना है, नेम द राइट ऑफ द कंज्यूमर बीइंग फुलफिल्ड थ्रू दिस इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव लिया है जिसकी वजह से एक कंज्यूमर राइट पूरा हो रहा है हमारा, ठीक है। स्टेट एनी 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट राधा मस्ट डिस्चार्ज एज एन अवेयर कंज्यूमर व्हाइल बाइंग हर सिस्टर्स वेडिंग गिफ्ट। और आपको कोई 3 ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है जो राधा को फुलफिल करनी चाहिए एक अवेयर कंज्यूमर होते हुए, जब वो अपने सिस्टर के लिए एक वेडिंग गिफ्ट खरीद रही है। तो पहले देख लेते हैं कि वेडिंग में गिफ्ट दिया क्या जा रहा है, ठीक है। देखो जरा, सो ऑन हर सिस्टर्स वेडिंग राधा डिसाइडेड टू गिफ्ट हर द गोल्ड इयररिंग्स। वाह भाई वाह, अपने सिस्टर की वेडिंग पे राधा ने डिसाइड किया कि हम उसको गोल्ड के इयररिंग्स देंगे। When she shared a plan with her husband, अब उसने क्या किया, ये वाला प्लान अपने हस्बैंड के साथ शेयर किया। He showed her an article in the Daily National newspaper under the heading जागो ग्राहक जागो। तो जब ये बात वो कर रही थी अपने हस्बैंड से, तो उनके हस्बैंड जी ने कहा कि मैडम जी पहले जरा एक चीज देख लीजिए, जरा इस न्यूज़पेपर में देखिए कि क्या लिखा है। एक आर्टिकल है, किस चीज के नाम से, जागो ग्राहक जागो, जो कि एक कैंपेन है which included the details about the various aspects that the people must consider before buying any gold jewelry। तो उन्होंने कहा मैडम जी आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदने तो जा रही हैं, लेकिन गोल्ड ज्वेलरी खरीदते टाइम कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि इस जागो ग्राहक जागो कैंपेन में बताई गई हैं। तो मैडम जी जाइए ज्वेलरी जरूर खरीद के लेकर आइए अपनी बहन के लिए, लेकिन पहले इस आर्टिकल को पढ़ लीजिए, कहीं आप ऐसा ना हो कि मेरा बहुत नुकसान करा दें। और वैसे भी गोल्ड तो आजकल इतना महंगा है, तो हम बिल्कुल भी यहाँ पर रिस्क नहीं ले सकते। तो मैडम जी पहले आर्टिकल पढ़ लीजिए, उसके बाद जो आपको गिफ्ट करना है अपनी सिस्टर को आप बिल्कुल गिफ्ट करिए, ठीक है। तो ये जो बेटा यहाँ पर जागो ग्राहक जागो वाली बात बोली गई है, तो ये एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बोली गई है ना, कि आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। तो ऐसा कौन से राइट में बोला गया बेटा, जहां पर कंज्यूमर को बोला गया कि भाई आप अवेयर रहो, तो ऐसा बोला गया है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ऐसा बोला गया है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन में, ठीक है। तो चलो राइट तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब बताओ 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। आप एक गोल्ड ज्वेलरी लेने जा रहे हो, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्वालिटी एश्योरेंस मार्क जरूर देखना चाहिए कि जब आप उस ज्वेलरी को खरीदेंगे तो आपने यहाँ पर डेफिनेटली हॉलमार्क देखना है, ठीक है। ये बात समझ आ गई कि हॉलमार्क आप देखेंगे। दूसरा, आप यहाँ पर बिल जरूर लेंगे, ठीक है, जो कि आपके लिए प्रूफ होगा, जो कि आपके लिए एक एविडेंस होगा। तो ऑलवेज आस्क फॉर अ कैश मेमो, याद है ना, हमने यही पढ़ा था। तो एक ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। अवेयर रहना है, यानी कि आपको यहाँ पर एक वाइज कस्टमर की तरह काम करना है। इससे पहले कि आप ज्वेलरी खरीदने के लिए जाएं, आप उसकी सारी जानकारी लेकर जाएं। आपको सारी मार्केट इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, यानी कि जैसे कि रेट पता होने चाहिए, मेकिंग चार्जेस कितने लगते हैं, तो इस तरीके की जानकारी आपके पास पहले से होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको ना तो रेट पता है कि आज के डेट का क्या रेट चल रहा है, क्या मेकिंग चार्जेस होते हैं, ये चीज़ें आपको पता ही नहीं है और आप ज्वेलरी खरीदने के लिए पहुंच गए हो। अब ऐसे में सामने वाला बंदा अगर आपको बेवकूफ़ बना देगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप हॉलमार्क देखो ज्वेलरी खरीदते टाइम, आप बिल जरूर लेकर आना, और आप एक अवेयर कस्टमर की तरह जाना कि आपको सारी जानकारी पता है कि क्या प्राइसेस अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, क्या चल रहा है, ये सारी जानकारी आपको है, ठीक है। तो आपने ये 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके अंदर अपने हिसाब से मेंशन करनी है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं 18th क्वेश्चन की तरफ। अगेन यहाँ पर कुछ ऐसा है कि कुछ गड़बड़ हुई है भाई। चलिए अब 18th क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछा गया है। वेयर शुड राधा फाइल अ कंप्लेंट। राधा कहाँ जाएगी कंप्लेंट फाइल करने के लिए, हमें क्या पता यार कहाँ जाएगी, तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। चलो, जस्टिफाई योर आंसर अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 हु कैन फाइल अ कंप्लेंट। अब उन्होंने कहा है अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर ये बताओ कि कंप्लेंट कौन फाइल कर सकता है। तो चलो पहले इसी का आंसर दे देते हैं कि कंप्लेंट कौन फाइल कर सकता है। और मेरे प्यारे बच्चों को मैंने याद कराया था कि वो कौन कौन से लोग हैं जो यहाँ पर केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा था कोई भी एक कंज्यूमर केस फाइल कर सकता है, कोई भी
जो रजिस्टर्ड एसोसिएशन है, कंज्यूमर एसोसिएशन, कोई भी रजिस्टर्ड, एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, वो फाइल कर सकते हैं केस। और बताओ बच्चों, और क्या हो सकता है, और कौन कर सकते हैं? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है केस फाइल, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद हमने पढ़ा वन और मोर कंज्यूमर, वन और मोर कंज्यूमर, पूरी लाइन नहीं लिख रही हूं मैं, वन और मोर कंज्यूमर ऑन बिहाफ ऑफ द न्यूमरस कंज्यूमर हैविंग द सेम इंटरेस्ट, है ना, एक या एक से ज्यादा कंज्यूमर्स और उन सभी कंज्यूमर्स के बिहाफ पर जिनका सेम इंटरेस्ट है, यानी कि सेम ही प्रॉब्लम है। उसके अलावा द लीगल एयर और द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड कंज्यूमर, कि अगर किसी कंज्यूमर की डेथ हो गई है तो उसके बिहाफ पे उसका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो उसका उत्तराधिकारी होगा, वो उसके बिहाफ पर केस फाइल कर सकता है। तो ये 5 लोगों के बारे में हमने पढ़ा था कि जो कंज्यूमर फोरम में जाकर केस फाइल कर सकते हैं। तो हमने सेकंड क्वेश्चन का आंसर तो दे दिया है, बट फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जरा उसके बारे में देख लेते हैं कि राधा कहाँ जा सकती है केस फाइल करने के लिए। तो लेट्स सी क्या है। राधा परचेज सम हाउस होल्ड गुड्स फ्रॉम अ जनरल स्टोर, उसने एक जनरल स्टोर से कुछ सामान खरीदा है। आफ्टर रीचिंग होम शी फाउंड अ फेस क्रीम विच शी हैड नॉट बीन बिल्ड फॉर। अब उसने क्या किया कि घर पहुंचकर उसको एक फेस क्रीम मिली अपने सारे सामान के अंदर, जिसके बारे में कोई बिलिंग में इंफॉर्मेशन नहीं थी, मतलब जिसके लिए उससे किसी भी तरीके का कोई बिल चार्ज नहीं किया गया था। एंड आफ्टर चेकिंग द डेट ऑफ एक्सपायरी, बट उसने कहा कि मैं तो बट उसने देखा कि यार मैं तो बहुत ही ज्यादा चतुर चालाक हूं, मैं तो एक वाइज कस्टमर हूं, मैं तो डेट ऑफ एक्सपायरी जरूर चेक करूंगी। तो एक्सपायरी डेट भी चेक कर ली, अदर डिटेल भी चेक कर ली, उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हाउ हर फेस बर्न्ड ड्यू टू द यूज ऑफ द क्रीम। अब उस क्रीम के इस्तेमाल करने की वजह से उसका फेस जल गया। अब क्या करे, गड़बड़ हो गई। अब कहाँ जाए बताओ, कहाँ जा सकती है? अब आप कहेंगे कि मैम एक फेस क्रीम कितने की होगी? 100, 50, 150, 200, 250, 500, 1000, 1500, 3000, 50 लाख से ज्यादा तो नहीं हो सकती, है ना। आप कहेंगे मैम क्रीम की तो बात है, क्रीम की वजह से तो प्रॉब्लम हुई है ना, चलो फेस का ट्रीटमेंट भी कराना होगा, तो 50 लाख से ऊपर तो नहीं जा रहा होगा फिलहाल। तो मैम वो जा सकती है डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, क्योंकि 50 लाख से कम तक की वैल्यू के लिए हम डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाते हैं। ठीक है, मैं आपकी बात को अग्री करती हूँ कि बिल्कुल जा सकते हैं, पर मुझे एक बात बताओ, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाने के बाद वो इस बात को कैसे प्रूफ करेगी कि ये क्रीम उसने उस दुकानदार से खरीदी है? वो गई डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, बुलाया गया दुकानदार को और बोला गया कि भैया तुमने एक ऐसी क्रीम बेची है जिसकी वजह से इस बेचारी का फेस जल गया है, दो कंपेंसेशन। तो दुकानदार ने सीधे कहा मैंने क्रीम बेची है। क्या प्रूफ है आपके पास कि मैंने यह क्रीम आपको बेची है? बिल है आपके पास? क्या बिल में मेंशन है ये क्रीम? बस वहीं पे शॉपकीपर जीत गया। आपके पास प्रूफ ही नहीं है कि आपने वो सामान उससे खरीदा है, तो किस बिहाफ पर आप केस फाइल करोगे? आप तो खुश हो गए कि चलो भाई बिल में पैसा नहीं लगा, मुफ्त में क्रीम मिल गई, तो लो मुफ्त में और भी क्या चीज मिल गई है ये भी देख लो। तो इसीलिए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में समझाया गया है कि जब भी कोई सामान खरीद के लेकर आते हो उसका बिल जरूर लेकर आओ, क्योंकि कल को तुम्हें अगर लगता है कि गुड और सर्विसेज में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो एटलीस्ट केस फाइल तो कर पाओगे, क्योंकि कोर्ट तो सिर्फ एविडेंसेस के बेसिस पे काम करता है ना। तो यहाँ पर अब आप केस फाइल नहीं कर पाएंगे तो राधा जी कहीं भी नहीं जा पाएंगी, क्योंकि उनके पास कोई एविडेंस ही नहीं है अपने उस परचेज का कि उन्होंने वो सामान उस दुकानदार से खरीदा है, क्योंकि उसके लिए बिलिंग नहीं थी, कोई पैसा उन्होंने नहीं दिया, तो फिर किस बात का केस? ठीक, तो आप यहाँ पर यही आंसर लिखेंगे कि एज राधा डजंट हैव एनी एविडेंस फॉर द प्रूफ ऑफ परचेज, ऑल्सो शी हैज पेड नो कंसिडरेशन फॉर द क्रीम, so she cannot file any case against the shopkeeper or in any kind of consumer forum। ठीक है, चलिए तो ये बात तो हम लोगों ने समझ ली है। तो इस बात से अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हमेशा बिल लेकर आना है। ठीक है, चलिए आखिरी हमारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन क्या कहता है, आपको कोई एक प्रिकॉशन बताना है जब आप पैक्ड स्वीट्स खरीदते हैं उसके लिए, कोई एप्रोप्रिएट रेड्रेसल एजेंसी बतानी है जहां पर अप्रोच किया जा सकता है, जहां पर हम लोग शॉपकीपर के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते होंगे, कोई 2 दूसरे राइट्स बताने हैं जो यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन के केस में अप्लाई किए जा सकते होंगे, एनी अदर 2 बताने हैं, यानी कि जो यहाँ डिस्कस किया गया होगा उसके अलावा कोई और बताना है। ठीक है, चलो देखते हैं कि क्या कहा गया है। गौरव परचेज अ पैक ऑफ स्वीट्स फॉर हिज सन फ्रॉम अ शॉप इन द नियर बाय मार्केट। ये गौरव जो है अब अपने बेटे के लिए स्वीट्स खरीदने के लिए गया, यानी कि मिठाई खरीदने के लिए गया है, और आफ्टर कंज्यूमिंग दो स्वीट्स द कंडीशन ऑफ हिज सन डिटेरियोरेटेड एंड ही हैड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड। अब
जैसे ही वो स्वीट्स मिठाइयाँ खाई तो उसके बेटे की तबीयत खराब होने लगी और उसको इवन हॉस्पिटलाइज करना पड़ गया। और लेटर ऑन जब लेबोरेटरी के टेस्ट आए तो उससे ये पता चला, ये सर्टिफाइड हुआ कि जो मिठाइयाँ थी वो अडल्ट्रेटेड थी, यानी कि उसमें मिलावट थी। अब आप बताओ, पहले तो मुझे यही बता दो, उन्होंने वैसे पूछा नहीं है कि कौन सा राइट यहाँ पे वायलेट हुआ है, बट मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि बता दो कि यहाँ पे कौन सा राइट वायलेट हुआ है कि तुम किसी की जिंदगी के साथ खेल रहे हो, कुछ पैसे कमाने के लिए तुम किसी की जिंदगी के साथ खेल गए, तुम मिलावटी सामान बेचने के लिए तैयार हो गए। बताओ कौन सा राइट तुमने यहाँ पे वायलेट किया है। पूछा नहीं उन्होंने, मैं पूछ रही हूँ तुम लोगों से। तो मुझे लगता है कि आपने जवाब दे दिया होगा कि मैम यहाँ पर है राइट टू सेफ्टी। भाई तुमने ध्यान नहीं दिया उनकी सेहत का और तुम अडल्ट्रेटेड सामान बेच रहे हो, सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, तो राइट टू सेफ्टी है। फिलहाल उन्होंने आपसे पूछा है कि क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए था। तो जब भी हम फूड आइटम्स यहाँ पर खरीदते हैं, सो डेफिनेटली आपको उसके ऊपर उसकी एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चर डेट, उसके इंग्रेडिएंट्स देखने चाहिए, बट एट द सेम टाइम क्वालिटी एश्योरेंस के लिए FPO मार्क और FSSAI मार्क आपको डेफिनेटली देखना चाहिए कि अगर ये मार्क्स हैं तो ही आप उस चीज के ऊपर विश्वास करें, अगर वो एक फूड आइटम है तो, अदरवाइज नहीं। स्टैंडर्डाइज गुड ही खरीदे कि जो आपको क्वालिटी एश्योरेंस प्रोवाइड करते हो। उन्होंने कहा कहाँ जा सकता है अब ये बंदा। अब डेफिनेटली जो स्वीट्स हैं या फिर अगर हॉस्पिटल में एडमिट भी हुए हैं, जो भी उनके साथ प्रॉब्लम हुई है, वो खर्चा भी 50 लाख से लगभग कम का ही रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे में ये कहाँ जा सकते हैं, ये जा सकते हैं बेटा डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। जितनी हमें जानकारी उसके हिसाब से तो हम यही कह सकते हैं कि 50 लाख से कम तक का ही खर्चा रहा होगा, तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कमीशन में ये जा सकते हैं। कौन से और 2 राइट्स भी यहाँ पर अप्लाई किए जा सकते हैं, तो बेटा यहाँ पर राइट टू हर्ड, राइट टू बी हर्ड, डेफिनेटली कि अब उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो उनकी बात को सुना जाए, और राइट टू सीक रेड्रेसल, यानी कि उनकी प्रॉब्लम का उन्हें सॉल्यूशन मिले कि इस तरीके की बात हो गई है, तो अब उसके लिए क्या किया जा सकता है कि भाई अब इस तरीके की बात हो गई है तो उनके लिए क्या किया जा सकता है, ये चीज, उस चीज का सॉल्यूशन उन्हें मिलना चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये हो गए हमारे 2 राइट्स। तो 4 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब बचे हैं कुछ हमारे 6 मार्क्स के क्वेश्चंस। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कुछ 6 मार्क्स के क्वेश्चन। हमने MCQ 3 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चंस तो कर लिए हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जो कि है 6 मार्क्स का। तो लेट्स सी कि पहले हमें इसके अंदर करना क्या है। State the functions performed by the consumer voice for the protection and promotion of the consumer interest by quoting the lines from the above para। यानी कि आपको लाइंस कोट करनी है, बेसिकली आपको रोल यानी कि फंक्शंस जो है आपके NGOs के, वो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करने हैं लाइंस कोट करके। तो पढ़ना शुरू करते हैं। वॉइस जो कि हमारे कंज्यूमर एसोसिएशन है। सो वॉइस इज एन इम्पॉर्टेंट कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। इट ऑर्गेनाइज द वर्कशॉप्स in the month of December in Delhi NCR for the consumers. The theme was organic food from the farm to the plate, to spread the awareness on the importance of the organic farming and to encourage the consumer to switch from the conventional food that contains the chemical and the pesticides to organic food. तो पहली कुछ लाइनों में ये बताया गया है कि वॉइस ने क्या किया, कुछ हमारे पास यहाँ पे उन्होंने वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करी लोगों को ऑर्गेनिक फूड का बेसिकली बेनिफिट बताते हुए, जहाँ पर वो कह रहे हैं कि उन लोगों को केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स वाले फूड को यहाँ पर छोड़ना चाहिए और ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो कंज्यूमर्स को इन सब चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पहला रोल तो हमें यहीं से मिल गया है, जहाँ पर अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है थ्रू दी वर्कशॉप्स। और ऐसा हमने पढ़ा था रोल ऑफ NGO में एडुकेटिंग द कंज्यूमर्स के अंदर या पब्लिक, कि हम पब्लिक को, कंज्यूमर्स को एडुकेट करना चाहते हैं बाय ऑर्गेनाइजिंग सम सेमिनार्स, वर्कशॉप्स या इवेंट्स, जहां पर हम उनको चीजें समझा सकें कि क्या सही है और क्या उनके लिए गलत। ठीक है, तो एक तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। Expert speakers from the farmers community explained the harmful effects of the usage of the pesticides in the farming and the importance of the organic food। तो वहाँ पे जो भी एक्सपर्ट स्पीकर्स थे उन्होंने पूरी फार्मर कम्युनिटी को ये चीज़ समझाई। तो उन्होंने सारी चीज़ें समझाई कि ऑर्गेनिक फूड की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फ़ायदे हैं, क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं पेस्टिसाइड्स के, तो वो सारी चीज़ें उनको समझाई गई। People were informed that the organization regularly tests the samples to detect the adulteration। यहाँ उन्होंने ये भी बोला कि हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, रेगुलरली टेस्ट कराता है सैंपल्स को, ताकि अडल्ट्रेशन यानी कि मिलावट वगैरह को हम डिटेक्ट कर सके, और हैवी मेटल्स और पेस्टिसाइड्स कितना इस्तेमाल किया गया है, इस चीज को हम लोग यहाँ पर
बता सके। ठीक है, तो अब यहाँ पर कौन से वाला रोल है बेटा, यहाँ रोल है प्रोडक्ट टेस्टिंग का। जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर वो लोग सैंपल्स कलेक्ट करते हैं रैंडमली और लेबोरेटरीज में टेस्टिंग के लिए भेजते हैं और उसके बाद उसका जो भी रिजल्ट होता है उसको पब्लिश करते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट टेस्टिंग यहाँ पर रोल हमें दिख रहा है, आप पूरा एक्सप्लेन करेंगे इसको। नेक्स्ट, द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट आर पब्लिश इन देयर मंथली मैगजीन्स, और उसके बाद जो उनके कंज्यूमर वॉइस करके जो मंथली मैगजीन है उसके अंदर वो सारी रिपोर्ट्स को पब्लिश करते हैं ताकि अवेयर किया जा सके लोगों को अबाउट द क्वालिटी ऑफ द डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो बेसिकली अब अगर हम ये देखें तो इनकी एक मंथली मैगजीन भी है ना, इनकी एक मंथली मैगजीन भी है, यानी कि कहीं ना कहीं ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने पीरियोडिकल्स भी पब्लिश करते हैं, यानी कि एक मंथ वाइज इनकी मैगजीन आ रही है जिसके अंदर सारी जानकारी दी जा रही है। तो पीरियोडिकल पब्लिश कर रहे हैं ना, पब्लिशिंग द पीरियोडिकल्स करके जो आपका पॉइंट है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द एड एंड द लीगल एडवाइस, ये देखो, एड एंड द लीगल एडवाइस टू द कंज्यूमर इन सीकिंग अ रेमेडी, और उसके अलावा ये क्या करते हैं, अपनी तरफ से लीगल हेल्प भी देते हैं कि अगर आपको मदद की जरूरत है, लीगल हेल्प अगर आपको चाहिए तो हम आपको लीगल हेल्प भी देंगे, आपको सारी एडवाइस देंगे। तो बेटा यहाँ मैंने 4 बेसिकली फंक्शंस आइडेंटिफाई किए। पहला था एडुकेटिंग द कंज्यूमर, दूसरा हमने आइडेंटिफाई किया प्रोडक्ट टेस्टिंग, तीसरा हमने आइडेंटिफाई किया पब्लिशिंग द पीरियोडिकल्स, और फोर्थ हमने आइडेंटिफाई किया लीगल हेल्प। ठीक है, तो ये 4 फंक्शंस जो हैं वो हमने आइडेंटिफाई कर लिए, लाइंस भी हमने कोट कर ली। तो अच्छे से लिख कर आना है, 1.5 मार्क का ईच पॉइंट होगा। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले वो नाम आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि आपने फर्स्ट पॉइंट, लिखने का तरीका ही बता देती हूँ अगर आपको 1.5 मार्क्स पूरे लेने हैं तो। जैसे कि आपने फर्स्ट आइडेंटिफाई किया एडुकेटिंग द कंज्यूमर। ठीक है, अब इस एडुकेटिंग द कंज्यूमर की जो भी एक्सप्लेनेशन थी फिर आपने वो लिख दी। उसके बाद आप यहाँ पर एक अलग से हेडिंग डालेंगे लाइन्स कोट करके, लाइन्स कोट लिख के, और जो भी वो लाइन आपने यहाँ पर आइडेंटिफाई करी है उस लाइन को आप यहाँ पर लिख के दिखा देंगे। पूरी लाइन भी अगर आप नहीं लिखते तो स्टार्टिंग के कुछ वर्ड और एंडिंग के कुछ वर्ड्स भी अगर आप लिख देंगे तो वो भी चलेगा, बट कोशिश कीजिए भैया, 6 नंबर का क्वेश्चन है, इतना आलस नहीं दिखाना है, इतना हमें वो नहीं करना कि नहीं यार हम नहीं लिख सकते हैं, सब लिख सकते हैं भाई। 6 नंबर में तो वैसे ही बहुत कुछ लिखना होता है, तो लाइन्स अगर कोट करके आप लिख भी देंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये काम आपको करना है 1.5 मार्क लेने के लिए फॉर द ईच पॉइंट, तभी 6 मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। हालांकि ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी, बस हमारा सिलेबस एंड हो ही चुका है, इसके बाद यही सब चीजें आपको बतानी है, पढ़ा दिया है। अब उस पढ़ाई हुई चीजों को आपको अपने एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना है ये बताना अभी भी बाकी है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या बेटा। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई करने हैं कोई भी 2 कंज्यूमर राइट्स जो यहाँ पर डिस्कस किए गए होंगे, और 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज बतानी है जो आशीष को, जो उसने फुलफिल नहीं करी अपना एलसीडी टीवी खरीदते टाइम, मतलब टीवी खरीदने गया होगा, 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसको निभानी चाहिए थी एज अ कंज्यूमर वो उसने नहीं निभाई होंगी, तो वो हमें यहाँ पर बतानी है। तो उसके लिए पहले क्वेश्चन पढ़ना ही पड़ेगा। आशीष wanted to purchase one LCD TV for his home. He decided to go to the various stores selling the electronic items to check the available varieties of the different brands. तो चलो यहाँ तो उसने एक अच्छा काम किया है, अपने घर के लिए उसको एक एलसीडी खरीदना था, तो उसने डिसाइड किया कि जो भी अलग अलग स्टोर्स हैं आसपास जो वेराइटीज ऑफ एलसीडीज ऑफर कर रहे हैं सबके पास जाएंगे और लेट्स चेक कि कहाँ हमें सही डील मिल रही है। सो वन ऑफ इट्स फ्रेंड टुक हिम टू अ मैन्युफैक्चरर सेलिंग द एलसीडी टीवी एट ऑलमोस्ट हाफ द प्राइस। अब उसका एक दोस्त उसको एक ऐसे मैन्युफैक्चरर के पास ले गया जो एलसीडी बेच तो रहा है लेकिन कौन सी प्राइस पे बेच रहा है, ऑलमोस्ट हाफ प्राइस पे। चलो ठीक है, उसको लगा फायदे का सौदा है भाई। द मैन्युफैक्चरर डिस्क्राइब्ड इट्स वेरियस फीचर्स एंड इंसिस्टेड दैट आशीष बाय द एलसीडी फ्रॉम हिम। अब क्या हुआ, यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर था उसने पूरा जो प्रोडक्ट था उसको डिस्क्राइब किया, पूरे प्रोडक्ट के बारे में उसने सारी जानकारी दी और इंसिस्ट किया आशीष को कि भाई ये जो एलसीडी है ना वो मुझसे खरीद लो। तो कई हद तक आपको इस लाइन में दिख रहा होगा कि हाँ मैम कुछ तो है, अभी मैं नहीं लिखती हूँ कि कौन सा राइट है, पहले हम एक बार फिर भी थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। Seeing the features, आशीष decided to buy the TV from him. फीचर्स देखते हुए आशीष ने डिसाइड किया कि चलो ठीक है खरीद लेते हैं। Even when the TV was not having standardization mark on it, हालांकि उस टीवी के ऊपर किसी भी तरीके का कोई स्टैंडर्डाइजेशन मार्क नहीं था। When आशीष asked for the cash memo, आशीष ने बोला कि भाई आप मुझे बिल दे दो। The manufacturer discouraged him, उसने मना कर दिया कि बिल तो छोड़ो, इसकी वजह से क्या होगा आपको टैक्स ज्यादा भरना पड़ेगा, उसने मना कर दिया।
He further told Ashish not to worry and promised that if there would be any problem with the TV, he would replace it immediately. उसने कहा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको वादा करता हूं अगर कभी भी कोई दिक्कत आएगी मैं आपका टीवी आपको रिप्लेस करके दे दूंगा. The TV started malfunctioning within a month and Ashish asked for its replacement. एक ही महीने के अंदर अंदर जो हमारा टीवी था वो भाई बोल गया, उसने बहुत सुर बजाने शुरू कर दिए अपने, और आशीष ने कहा कि भाई रिप्लेसमेंट चाहिए मुझे, तो बदलो. द मैन्युफैक्चरर रिफ्यूज टू रिप्लेस द एलसीडी टीवी. देखा, कर दिया ना उसने काम अपना, साफ मना कर दिया कि भाई सॉरी हम नहीं बदल सकते. टेलिंग हिम दैट द प्रॉब्लम इज ड्यू टू द मिसहैंडलिंग ऑफ द टीवी. उसने कहा तुम्हें टीवी चलाना ही नहीं आता है, तुमने ही गलत चलाया है, तुमने ही खराब किया, हम नहीं करेंगे रिप्लेस. अच्छा जी. सो आशीष डिसाइडेड टू फाइल अ कंप्लेंट इन द कंज्यूमर कोर्ट अगेंस्ट द मैन्युफैक्चरर. तो यहाँ उसने कहा कि भैया मैं तो अब कंप्लेन करूंगा तुम्हारे खिलाफ, तुमने मेरे साथ गड़बड़ करी है, तुमने सही नहीं किया ये मेरे साथ. ठीक. अब सबसे पहला जो हमारा बेसिकली क्वेश्चन था वो ये था कि कंज्यूमर राइट्स कौन से डिस्कस किए गए हैं. तो बेटा जब स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ रहे थे तो जब मैंने पहली लाइन अंडरलाइन करी थी, द मैन्युफैक्चरर डिस्क्राइब्स इट्स वेरियस फीचर, तो यहाँ पर जब फीचर्स की बात हो रही थी तो डेफिनेटली वो सारी बातें बता रहा था. तो उसने जब सारी बातें यहाँ पर बताई लेकिन उसको इंसिस्ट किया कि यही खरीदो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक राइट है जिसका वायलेशन हो रहा है, विच इज राइट टू चूज, है ना भाई. राइट टू चूज या राइट टू बी एश्योर्ड अगर मैं बोलूं तो आप उसे चूज नहीं करने दे रहे हो, आप उसको इंसिस्ट कर रहे हो, आप उसको मतलब एक दबाव बना रहे हो, आप उसको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि भाई यही खरीदो यही खरीदो. वो तो वेराइटीज देखने गया था लेकिन आपने एक ही दिखाया और आपने कहा यही खरीद लो. तो यहाँ पर कहीं ना कहीं राइट टू चूज और राइट टू बी एश्योर्ड का वायलेशन हो रहा है. फिर उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो हमें कहीं ना कहीं ये पता चला कि टीवी के ऊपर किसी भी तरीके का कोई स्टैंडर्डाइजेशन मार्क नहीं था. अब स्टैंडर्डाइजेशन मार्क नहीं था इसका मतलब क्वालिटी एश्योरेंस नहीं है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए कल को इस चीज के साथ. तो राइट टू सेफ्टी, क्योंकि क्वालिटी एश्योरेंस मार्क आपको सेफ, क्वालिटी एश्योरेंस मार्क कहीं ना कहीं आपको सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, तो डेफिनेटली राइट टू सेफ्टी भी यहाँ पर वायलेट होता हुआ मुझे दिख रहा है. और उसके बाद उसने डिसाइड किया है कि वो कंप्लेन फाइल करेगा, तो कहीं ना कहीं आपको क्या लग रहा होगा कि मैम राइट टू बी हर्ड भी होना चाहिए, बट दो राइट्स बताने थे और दो राइट्स ऊपर ज्यादा क्लियर है क्योंकि अभी वो कंप्लेन उसने सिर्फ डिसाइड किया है कि कंप्लेन फाइल करेगा, वो चाहता है कि उसकी बात को सुना जाए, अभी वो कुछ हुआ नहीं है. एट द सेम टाइम उसकी कंप्लेन फाइल होगी भी नहीं क्योंकि उसके पास कोई प्रूफ भी नहीं है. तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी राइट टू बी हर्ड का तो लूप होल है, लेकिन डेफिनेटली राइट टू चूज और राइट टू सेफ्टी आपके पास क्लियरली है. तो ये दो राइट्स हैं जिसके बारे में हमने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है और हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं. ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी की. वो कौन सी दो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो आशीष को पूरी करनी चाहिए थी. तो डेफिनेटली यहाँ से भी आपको पता चल रहा होगा कि भाई आपने सामान खरीदते टाइम आपने क्वालिटी एश्योरेंस मार्क ही नहीं देखा, आपको दिख रहा था कि उसके ऊपर कोई क्वालिटी एश्योरेंस मार्क नहीं है और आपने खरीद लिया. तो क्या ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि आपको देखना चाहिए था, आपको वही सामान लेना चाहिए था. बाय ओनली स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट हम लोग कहते हैं, बाय ओनली स्टैंडर्डाइज गुड्स हम लोग बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं कि उसके ऊपर क्वालिटी एश्योरेंस मार्क होता है. तो एक तो आपने कर दिया काम खराब. उसके बाद दूसरा अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं आपने बिल नहीं लिया, आपने कैश मेमो ही नहीं लिया, आपके पास कोई एविडेंस ही नहीं है, प्रूफ ही नहीं है आपके पास कि आपने उस बंदे से सामान खरीदा था. थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में आपने बिल नहीं लिया. तो एट द सेम टाइम इसमें एक और पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं, दैट असर्ट योरसेल्फ यू गेट अ फेयर डील, जहां पर हम ये कहते हैं कि अपने आप को भी आपको ये एश्योरेंस देना कि यस आपने एक सही डील करी है. तो आपने कहाँ सही डील करी है, आपने टैक्स को बचाने के चक्कर में बिल नहीं लिया है, तो ये भी आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपने यहाँ पर फुलफिल नहीं करी है. ठीक है, तो दो मैंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी, दो हमने राइट्स यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिए हैं. ठीक है बच्चों, चलो अब बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ, अब जिसमें हमको क्या बताना है, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन बतानी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सोनिका एंड अंकित. अब हमें नहीं पता सोनिका अंकित कंज्यूमर है या बिजनेस फर्म्स है या एक कंज्यूमर एक बिजनेस फर्म है, तो वो हमें क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि दोनों क्या है. ठीक है, चलो देखते हैं, बट कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस बतानी है. सोनिका वॉज हैविंग अ स्टमक एक, पेट में दर्द हो रहा था सोनिका के. सो शी अप्रोच्ड अ रेप्यूटेड नर्सिंग होम फॉर डायग्नोसिस, तो वो चेक कराने के लिए पहुंची एक नर्सिंग होम में. She was detected with some stone problem and suggested to undergo some surgery. तो उसको ये बताएगा कि आपको स्टोन की प्रॉब्लम है और आपको एक सर्जरी करानी पड़ेगी. During the operation, due to excessive anesthesia, she went to coma.
देख रहे हो, डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस, एक्सेसिव एनेस्थीसिया दे दिया उसको जिसकी वजह से वो कोमा में चली गई, एंड द डॉक्टर ब्लेम्ड हर मेडिकल कंडीशन टू वॉश अवे हिज हैंड्स। तो यहाँ पर डॉक्टर्स ने कहा हमारी वजह से कुछ नहीं हुआ है, उसकी मेडिकल कंडीशन इतनी खराब थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हो गया। कहते हैं ना, ताकि अपने हाथ तो उन्होंने धो दिए कि भैया अपने हाथ तो खड़े कर दिए उन्होंने कि हमसे नहीं हुआ है, उसकी मेडिकल कंडीशन ही ऐसी थी। सो लुकिंग एट हर सीरियस कंडीशन, अंकित और हस्बैंड, अब देखो सोनिका का हस्बैंड अगर अंकित है दैट मींस दोनों ही कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स हो गए हैं, बिजनेस फर्म्स तो नहीं है। तो जो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो हम कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। तो अब उसकी कंडीशन को देखते हुए अंकित जो उसके हस्बैंड थे वाज फोर्स्ड टू साइन द पेपर्स टेकिंग ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द आउटकम। और यहाँ पर क्या हुआ कि अंकित जो कि उसके हस्बैंड थे उससे साइन कराए गए जबरदस्ती एक पेपर के ऊपर कि भैया कुछ भी होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, हम जो सर्जरी कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, तो उसके बाद कुछ भी होता है तो उसमें जिम्मेदारी आपकी है। शी वाज शिफ्टेड टू द आईसीयू, आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। द आईसीयू एक्सपेंसेस वर एग्जॉर्बिटेंट, एग्जॉर्बिटेंट मतलब हाई, बहुत ज्यादा हाई थे, दिन बढ़ते जा रहे थे वो आईसीयू के जो एक्सपेंसेस थे। सो अंकित वाज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू फंड हर वेंटिलेटर एंड द अदर मेडिकल एक्सपेंसेस। तो अब उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो वेंटिलेटर की कॉस्ट या फिर वो मेडिकल एक्सपेंसेस को बियर कर पाए। सो ही डिडंट नो whom टू अप्रोच फॉर द नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द डॉक्टर। अब उसे नहीं पता था कि उसे कहाँ अप्रोच करना है क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर्स की लापरवाही चल रही है। ही वॉज इग्नोरेंट, नहीं पता था उसे कि लापरवाही में कहाँ जाना है। तो बेटा कहीं ना कहीं आपको सीधे सीधे एक पॉइंट तो पता चल गया कि उसे पता ही नहीं है कि उसको क्या रिलीफ मिल सकता है, कहाँ जाना है, क्या उसके राइट्स है, उसे पता ही नहीं है। तो इग्नोरेंस वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पर आपको मिल गया, कंज्यूमर इग्नोरेंस। ठीक, आगे पढ़ते हैं। ही ट्राइड टू कॉन्टेक्ट सम ऑफ द एनजीओज, उसने कोशिश की कुछ एनजीओज को कॉन्टैक्ट करने की। एज द केस हैज टू बी फाइल्ड अगेंस्ट ऑलमोस्ट द मोस्ट रेप्यूटेड डॉक्टर्स, नर्सिंग होम, नोबडी केम फॉरवर्ड टू हेल्प हिम। अब क्योंकि ये बड़े बड़े लोगों के खिलाफ केस था, बहुत ही रेप्यूटेड डॉक्टर थे, वो नर्सिंग होम बहुत बड़ा था, तो कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमारी जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस थी अभी वो इतनी पावरफुल नहीं थी कि वो उसकी मदद कर सकती। और कंज्यूमर भी हमारा बेचारा क्या हो रहा था, अब अकेला पड़ रहा था, तो अनऑर्गेनाइज था हमारा कंज्यूमर। तो अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर्स वाला पॉइंट इसमें फिट बैठता है। और कहीं ना कहीं ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस, डॉक्टर ने कहीं ना कहीं उनको एक्सप्लॉइट किया। तो यहाँ पर वाइड स्प्रेड एक्सप्लोटेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है उनका। तो ये भी एक पॉइंट आपका आ गया है। ठीक है, हालांकि उन्होंने हमें लाइंस कोट करने के लिए नहीं कहा है, बट स्टिल आपको कहीं ना कहीं से दिख रहा है। जहां पर बोला गया कि डॉक्टर के नेग्लिजेंस था, यहाँ पर कहीं ना कहीं था ना एक्सेसिव एनेस्थीसिया दिया, तो डॉक्टर का नेग्लिजेंस है, तो वाइड स्प्रेड एक्सप्लोटेशन हुआ। उसे नहीं पता कि उसे कहाँ जाना है, तो कंज्यूमर का इग्नोरेंस हुआ। एनजीओज ने मना कर दिया मदद करने के लिए, तो अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर्स हो गए। ठीक है बेटा, तो ये 3 पॉइंट हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था जिसमें से आपको इंपॉर्टेंस निकालनी थी कंज्यूमर प्रोटेक्शन की। ठीक है, सो आई होप कि मेरे सारे प्यारे बच्चों ने इसका आंसर दे दिया होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों को एक काम करना है कि हमारी आखिरी क्वेश्चन आंसर सीरीज जो हमारी रेगुलर क्लासेस की चल रही थी, क्वेश्चन आंसर सीरीज का अंत नहीं है, मैं बता रही हूँ ना आपको, अभी तो रिवीजन सीरीज बहुत कुछ आना बाकी है। बट यस, जो रेगुलर क्वेश्चन आंसर सीरीज थी जो हमारी हर चैप्टर के बाद आती थी, वो तो डेफिनेटली आखिरी है, और ये हमारी 50 मार्क्स की रही। तो प्लीज 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 मुझे सारे बच्चे जरूर बताएंगे कि 50 में से आपने कितना स्कोर किया। और फिर से वही बात की, आखिरी सीरीज है, तो मुझे अब सीरीज का भी फीडबैक आप लोगों से चाहिए कि इस सीरीज ने पूरे साल में जितने भी टाइम तक हम लोगों ने यहाँ पढ़ाई करी है, इसने आपको कितना बेनिफिट दिया है और कितने हद तक आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाए हो विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन आंसर सीरीज। ठीक है, तो बच्चों ये फीडबैक जरूर प्रोवाइड कर देना और जरूर मेरा इंतजार करना। मैं लेकर आऊंगी आपके लिए कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ रिवीजन सीरीज के साथ, जहां पर आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी को हम और भी स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलूंगी मैं अब आपसे कुछ आगे की चीजों के साथ, जो कि अभी फिलहाल सरप्राइज है। तो मिलूंगी मैं अब आपसे आगे की सीरीज के अंदर। सो अपनी तैयारी करते रहिए, सिलेबस कंप्लीट हो गया है, अब अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए, अच्छा सा अपना स्केड्यूल फिट कर लीजिए और बढ़िया तरीके से जो अपनी तैयारी है उसको शुरू कर दीजिए। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखने के लिए।
आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस वीडियो के अंदर तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई करने की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट्स आ रही हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करना, इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड जाने से पहले हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, और मुलाकात करूँगा अब आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में।